हेलो फ्रेंड्स। तो हम आपके साथ आ गए हैं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर वर्टेक्स ग्रुप पर। और जैसा हमने आपसे वादा करा था कि यूपीएससी पीएफओ में आपको सिलेक्शन दिलाना है, उसमें हम लगे रहेंगे। तो उसी में आज से हमने अपना एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम आपके साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। उसी में हम अपना पहला सेशन लेकर आए हैं, यूपीएससी पीएफओ प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। तो जितने भी साथी हैं सभी जुड़ जाइए वीडियो के साथ, लाइक करें, शेयर करें। और हम ऐसे ही आपके साथ इस सेशन को चालू करते रहेंगे और प्रैक्टिस कराते रहेंगे आपको। तो आइए शुरू करते हैं आज अपने पहले लेक्चर को। देखिए, सबसे पहले सिलेक्शन लेना है। 300 मार्क्स का पेपर है। मान अपने आप को इस काबिल बनाइए, 200 प्लस लाने हैं, जो सिलेक्शन में एंड तक हम बने रहें और सिलेक्शन लें। तो अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन लेना है। तो आइए अपने पहले एमसीक्यू के साथ जुड़ते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन। इन विच ईयर डिड वाइटली कमीशन रिकमेंडेड टू एस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल काउंसिल्स? किस ईयर में देखिए वाइटली कमीशन ने ये रिकमेंड करा कि हमें इंडस्ट्रियल काउंसिल बनानी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए वाइटली कमीशन थी कहाँ की? ग्रेट ब्रिटेन की। सबसे पहले देखिए, इसी के साथ आपको मैं इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा। उसने रिकमेंड करा था आपका 1918 में। अगर मंथ चाहिए प्रिसाइज तो जुलाई 1918 में उसने ये रिकमेंड करा था। अब रिकमेंड क्यों करा था? क्योंकि जो ब्रिटिश की एक लेबर पार्टी थी हैड इशूड इट्स ओन रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम इन द डॉक्यूमेंट टाइटल लेबर एंड न्यू सोशल ऑर्डर। तो सोशल ऑर्डर तो वाइटली कमीशन ने कब रिकमेंड करा इंडस्ट्रियल काउंसिल बनाने के लिए? 1918। अगर मंथ पूछने लगे तो जुलाई 1918। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। आप खुद भी इसे लगाते रहिए और फिर अपने आप को चेक करते रहिए कि आपकी कितनी प्रैक्टिस हो रही है। हर सब्जेक्ट के आपको एमसीक्यू कराएंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कम से कम 600 प्लस एमसीक्यूज़ हम करने वाले हैं अगले 10 से 15 दिन के अंदर। तो ये चैनल आपको यूपीएससी पीएफओ में सिलेक्शन लेके दिलवाएगा। बस एक चीज़ है, आपसे एक चीज़ मांग रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फ्रेंड को बताइए, सबको बताइए। देखिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बस पेड कोर्स तो हम दे नहीं रहे, फ्री में दे रहे हैं। तो यार एक छोटी चीज़ मांग रहे हैं, सब्सक्रिप्शन, तो वो तो कर ही सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल एक्सपेक्ट्स द स्टेट टू मेक प्रोविज़न फॉर राइट टू वर्क? किस आर्टिकल ने, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल ने ये हमें बताया है कि राइट टू वर्क हमारा एक अधिकार है? अधिकार नहीं, सॉरी, एक्सपेक्ट्स द स्टेट, जो स्टेट को ये ऑर्डर देता है, एक्सपेक्ट करता है कि आप राइट टू वर्क को बताएं। तो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 32। मैं जैसा कह रहा हूँ, वीडियो को पॉज करिए, अपना चेक करिए आंसर ठीक है या नहीं। उसके बाद देखिए जितने हम एमसीक्यू कराएं 15-20 आपके, उतने आप कितने स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो आपको अपनी तैयारी का पता लगेगा। तो इसका आंसर है आर्टिकल 32। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल एक्सपेक्ट्स द स्टेट टू मेक जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क? देखिए, पिछले में राइट टू वर्क, अब जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। पिछला था 32। देखिए, उसी से आप याद कर सकते हैं, ये वाला है आर्टिकल 33। 32 आर्टिकल किसके बारे में बात कर रहा है? राइट टू वर्क। 33 आर्टिकल किसके बारे में बात कर रहा है? जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब जरूर करते रहें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे एक चीज़ और बताइएगा, आपने कितना स्कोर करा? 15 क्वेश्चन हो, 20 हो, कितना स्कोर करा? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो लेबर कम्स अंडर विच सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? लेबर किस सब्जेक्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के? सेंट्रल, स्टेट, कंकरेंट, अर्लियर स्टेट बट नाउ सेंट्रल। यानी डी वाले का अगर मैं मतलब बताऊं तो पहले स्टेट में था लेकिन अब सेंट्रल में है। तो क्या आंसर होगा? तो आंसर है ए सेंट्रल। सेंट्रल में ही आता है हमारा लेबर, क्योंकि लेबर इज अ कंकरेंट सब्जेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, implying that both the union and the state governments are competent to legislate on labor matters and administer the same। तो ये आप इसका एक्सप्लेनेशन था। तो आप बस सीधा सीधा याद करिए, लेबर किस सब्जेक्ट में आता है? सेंट्रल के अंडर। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर वाज द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट इनेक्टेड? किस ईयर में इनेक्ट करा गया एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट? तो इसका राइट आंसर है, आप बताएं, 1948।
1948 में इसको एक्ट करा गया। अगले MCQ की तरफ बढ़ते हैं। Who cannot be qualified as an apprentice? Who cannot be qualified as an apprentice? तो worker less than 14 years, worker less than 15 years, worker less than 16 years, worker less than 18 years। तो बताएं किसे अप्रेंटिस की तरह क्वालिफाई नहीं माना जाएगा लेबर लॉज में? तो आंसर इज वर्कर लेस देन 14 ईयर्स इज द राइट आंसर है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 डील्स विद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 डील्स विद, तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स ओनली, डिस्चार्ज एंड डिसमिसल ओनली, नाइदर ए नॉर बी, बोथ ए एंड बी। तो बताएं जल्दी इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप आंसर दे देंगे। कमेंट सेक्शन में भी मुझे ज़रूर बताएं कि आपका कितना स्कोर है, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, जिससे आपको भी पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं इसकी तैयारी करते टाइम। So what is the right answer? So the right answer is both A and B, यानी कि इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट्स ओनली और डिस्चार्ज एंड डिसमिसल ओनली सबके बारे में बात करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। अगले MCQ की तरफ चलें तो When was the Industrial Disputes Act 1947 amended? कब अमेंडेड करा गया था? अमेंडेड यानी आप समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, 1947 में पास हुआ था, लेकिन 2010 में अमेंड, देखिए मैंने आंसर ही बता दिया होगा, 2010 में अमेंडेड करा गया था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर वाज द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 अमेंडेड? अब ये कब अमेंडेड किया गया था? इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट जो 1946 का था, इसको कब अमेंड किया गया था, इसमें बदलाव किया गया था, इसमें थोड़ा सा, जिसे हम अमेंडमेंट बोलते हैं। तो ए ऑप्शन 1961 एंड 1982, बी ऑप्शन 1982, सी ऑप्शन 1961, 1963 एंड 1982, डी ऑप्शन 1963 एंड 1982। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, देखिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पॉसिबिलिटी आने की। तो बताएं कब आया, तो कब क्या गया था? एंड तो राइट आंसर है ना सी वाला, 1961, 1963 एंड 1982। सो 3 साल इसमें अमेंडमेंट हुआ था, ये इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले MCQ की तरफ। तो हाउ मैनी सेक्शंस आर देयर इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947? कितने सेक्शन है इस एक्ट में? 7, 40, 32 या 9? देखिए ऐसे जो क्वेश्चन है ना, उनकी आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और इन सेक्शन जितने भी होंगे इसमें, यानी इसका राइट आंसर तो मैं आपको बता दूं 40 है। अब जैसे 40 सेक्शंस हैं, तो 40 सेक्शंस में से उन सेक्शंस को और पढ़ लेना जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 के 40 नहीं होंगे, मुश्किल से 4 या 5 होंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो उन पर और ध्यान दे लेना, उनको ज़्यादा पढ़ लेना, जिससे कि आप उस क्वेश्चन को भी कर पाओ जो इसके अंदर से बनना है। तो इसका आंसर क्या होगा? सॉरी ये रोटेट हो जाता है बार बार। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947? तो राइट आंसर इज 40। तो थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, तो राइट आंसर इज 40। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा? 40 इज द राइट आंसर। सो अगला MCQ है, विच चैप्टर ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट डील्स विद ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट? कौन सा चैप्टर है जो डील करता है? चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 या चैप्टर 5? सो राइट आंसर इज चैप्टर 5 इज द राइट आंसर। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ? किसके रिकमेंडेशन पर बेस्ड थी जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल?
तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, राम मनोहर लोहिया, आ ट्राईपार्टाइट कमेटी या आ पार्लियामेंट्री कमेटी। सो द राइट आंसर इज अ ट्राईपार्टाइट कमेटी, क्योंकि एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड यूनियन, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड यूनियन, यही तीन थी, तो इसे बोलते हैं ट्राईपार्टाइट कमेटी। सो अगला, द जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी कंसिस्ट ऑफ 3 टायर ऑफ काउंसिल, सिंगल टायर ऑफ काउंसिल, 2 टायर ऑफ काउंसिल्स या 4 टायर ऑफ काउंसिल्स। तो जल्दी बताएं आंसर क्या होगा। सो द राइट आंसर इज 3 टायर ऑफ काउंसिल्स। बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी एमसीक्यू की तरफ। Who recommended the setting up of a joint consultative machinery? किसने रिकमेंड किया था? The Second Pay Commission, the Tripartite Committee, a group of parliamentarians, the Parliamentary Committee। तो देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी का तो इससे कोई लेना देना है नहीं, ये तो अंदर की बात हो गई, यानी यूनियन, एम्प्लॉय ये सब डिसाइड करेंगे, उसमें ट्राईपार्टाइट कमेटी भी नहीं है। लेकिन ये किसने करा था जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी को? द सेकंड पे कमीशन। तो इसका राइट आंसर बनेगा द सेकंड पे कमीशन। तो आज के सेशन इसी के साथ यहाँ पर फिनिश होता है। देखिए ये पहला सेशन है, 15 क्वेश्चंस हमने लिए हैं। ऐसे हम और भी सेशंस प्रोवाइड करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया 600 प्लस एमसीक्यू हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे आने वाले 10-15 डेज़ में। नहीं, पूरे अगस्त मंथ में, क्या अगर मैं बात करूँ तो पूरे अगस्त मंथ में तो तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा, क्या तकरीबन जो हमारा टारगेट है वो 1500 के आसपास एमसीक्यू प्रैक्टिस कराने का अगस्त मंथ में, हर सब्जेक्ट के। उसमें मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, जनरल अकाउंटिंग भी है, सोशल सिक्योरिटी भी है, जनरल साइंस भी है, सबके कराएंगे। बस आपसे एक चीज़ कहते हैं बार बार, डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन चैनल वर्टेक्स ग्रुप। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जो हम आपसे बार बार कहते हैं। और इसी के साथ देखिए पहला सेशन है, दूसरा सेशन भी आज आपको इवनिंग के टाइम तक आपको मिल जाएगा। ऐसे ही हम रोज़ 2-2, 3-3 सेशंस आपके लिए प्रैक्टिस के लाएंगे। जुड़े रहिए अपने पसंदीदा चैनल के साथ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कितना स्कोर करा। 15-16 क्वेश्चन थे, कितने आपने सही करे, ज़रूर बताएं हमें। और उसके साथ ही जैसा मैं बार बार कहता हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।